Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics first year, chapter number 3, exercise 3.4. आज के इस लेक्चर में हमने एशेलन फॉर्म एंड रिड्यूस एशेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इसको देखना है कि ये क्या होती हैं। उसके बाद रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना सीखना है और अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस लेक्चर को कंप्लीट करना है और इसी तरह से इस एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, एशेलन फॉर्म पढ़ने से पहले आपको दो तीन बातों का पता होना ज़रूरी है। अगर देखिए किसी मैट्रिक्स के अंदर एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स ये है 0 0 1 3 8 7 और इधर बाकी कुछ एंट्रीज़ आ रही हैं और इसी तरह से ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो ये जो ज़ीरोज़ हैं ये लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाएंगे और जो नॉन ज़ीरो एंट्री, बिल्कुल पहली नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है, ये लीडिंग एंट्री ऑफ दिस फर्स्ट रो कहलाएगी। तो लीडिंग एंट्री क्या होती है? अगर कोई एलिमेंट्स ज़ीरो आ रहे हैं तो उनके फ़ौरन बाद जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होती है वो लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो कहलाती है। फ़र्ज़ कर लें कि अगली रो जो है उसके एलिमेंट्स लिखे हुए थे 2 0 3 4 9 0 मिसाल के तौर पर। तो अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये नॉन ज़ीरो एंट्री है और ये बिल्कुल पहली एंट्री है इस रो की, तो ये कहलाएगी लीडिंग एंट्री ऑफ दिस रो। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 0 0 0 5 8 1 ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो अब ये 5 कहलाएगा लीडिंग एंट्री ऑफ दिस रो। तो इन लीडिंग एंट्रीज़ को आपको एक तो पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं। उसके बाद ये जो ज़ीरोज़ कहलाएंगे ये लीडिंग ज़ीरोज़ कहला रहे होंगे इस रो के। अब हम देखते हैं कि एशेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एशेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स अगर किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर का है, मींस के लाजमी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। मींस नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का आप ले लें, एशेलन फॉर्म में वो तब होगा कि जब वो 3 कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हर नेक्स्ट रो के अंदर जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं प्रीवियस रो की निस्बत उस रो में ज़्यादा आने चाहिए। मीन्स कि अगर फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 2 थी लेकिन उससे पहले के ज़ीरोज़ जो थे वो एज्यूम कर लें 1 ज़ीरो था, अगली रो में अब कम अज़ कम 1 से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए लीडिंग ज़ीरोज़। उससे अगली रो में सेकंड रो की निस्बत ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट को पहले देख लीजिए कि सेकंड पॉइंट ये है एशेलन फॉर्म में कि अगर कोई रो कंप्लीट ज़ीरो है तो उस रो को बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। 2 रोज़ ज़ीरो हैं, 3 रोज़ मुकम्मल ज़ीरोज़ हैं, तो फिर उन ज़ीरो रोज़ को बिल्कुल एंड पर होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई रोज़ नहीं है, यानी कंप्लीट रो कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो फिर तो इस पॉइंट को आप वैसे ही स्किप कर देंगे। और लास्ट थर्ड कंडीशन ये है कि लीडिंग एंट्री हर रो की वो 1 होनी चाहिए। कुछ ऑथर्स इस कंडीशन को डिमांड कर रहे होते हैं और कुछ डिमांड नहीं कर रहे होते, क्योंकि कुछ ये कहते हैं कि आप उसको 1 बना सकते हैं, इसलिए आप उस कंडीशन को स्किप भी कर दें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बहरहाल आप अपने माइंड में ये रखिए कि एशेलन फॉर्म क्या होगी कि जिसके अंदर हर अगली रो में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो पिछली रो की निस्बत ज़्यादा होने चाहिए। लीडिंग ज़ीरोज़ की बात हो रही है। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ज़ीरो रोज़ हैं तो फिर उनको एंड पर होना चाहिए और हर लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए। तो हम इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू ये देख लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में है या नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन पर डिफरेंट हम एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें मैंने डिफरेंट मैट्रिसेस को लिया कि जिसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस एशेलन फॉर्म में और कौन से मैट्रिसेस इस फॉर्म में नहीं हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कंडीशन ये बताई कि अगर किसी भी रो में मैंने आपको कंडीशन बताई कि अगर फर्स्ट रो में मिसाल के तौर पर 1 ज़ीरो आ रहा है तो अगली रो में 1 से ज़्यादा ज़ीरो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस रो में लीडिंग ज़ीरोज़ 1 से ज़्यादा यानी 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि अगर कोई ज़ीरो रो है तो उसको बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल वाकई लास्ट में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लीडिंग एंट्री हर रो की जो है, यानी नॉन ज़ीरो एंट्री को हम लीडिंग एंट्री बोल रहे हैं, लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए। तो तीनों कंडीशंस इसकी फुलफ़िल हो रही हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज़ इन एशेलन फॉर्म। अब अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक रो के अंदर, पहली रो के अंदर लीडिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं, कोई ज़ीरोज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगली रो में उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो पहली रो में तो कोई ज़ीरो नहीं था, तो अगली रो में एटलीस्ट 1
ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो होना चाहिए, स्टार्ट में ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इसका मतलब है ये चीज़ तो ठीक है। अब जो इससे अगली रो आनी चाहिए उसमें 2 से कम से कम ज़्यादा, 3 ज़ीरोज़ हों 4 हों जितने भी हों, लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। उसके बाद क्या थी थर्ड कंडीशन, सेकंड ये थी कि अगर कोई ज़ीरो रो आ रही है तो वो एंड पर होनी चाहिए, ज़ीरो रो यहाँ पर नहीं आ रही है, उस कंडीशन को छोड़ दें। अब थर्ड कंडीशन ये है कि लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए। लीडिंग एंट्री मीन्स नॉन ज़ीरो एंट्री इज़ लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो, तो ये 1 है। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, ये भी एशेलन फॉर्म में है। अब अगर हम इसको देखें तो इस रो में अगर लीडिंग ज़ीरोज़ 2 आ रहे हैं तो अगली रो में कम से कम 2 से ज़्यादा 3 एटलीस्ट आने चाहिए थे। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें अगर 2 आ रहे हैं तो इसमें कम से कम 3 आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे, इसलिए ये बाकी कंडीशन ऑल दो के सेटिस्फाई हो रही है कि लीडिंग एंट्री 1 है, बाकी ज़ीरोज़ अगर आ रहे हैं, ज़ीरो रो आ रही है तो वो बिल्कुल एंड पर है। एक भी कंडीशन फेल हो गई है तो आप ये कह रहे हैं कि ये एशेलन फॉर्म में नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन एशेलन फॉर्म। अगर हम इसको देखें तो क्या ये एशेलन फॉर्म में है? देखिए पहली एंट्री को, अगर ये पहली एंट्री ज़ीरो है यानी लीडिंग एंट्री ज़ीरो है, तो इस रो के अंदर अगर 1 ज़ीरो आ रहा है तो अगली रो में कम से कम लीडिंग ज़ीरोज़ 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं। बहरहाल 2 यहाँ पर आ रहे हैं लीडिंग ज़ीरोज़। अब इसके बाद इससे अगली रो में 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ आने चाहिए थे, यानी यहाँ पर कम से कम 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए थे, वो तो नहीं आ रहे। इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स भी एशेलन फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको देखें तो अगर इसकी फ़र्स्ट रो में लीडिंग ज़ीरो 1 है, आप इस ज़ीरो को लीडिंग ज़ीरो नहीं कहोगे, लीडिंग ज़ीरो सिर्फ 1 है, तो अगली रो में लीडिंग ज़ीरोज़ 2 होने चाहिए कम से कम, या 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 10 50 जितने भी हो जाएं, लेकिन 1 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब उसके बाद इससे अगली रो में 2 से ज़्यादा आने चाहिए, तो वो सारे ज़ीरो हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। ज़ीरो रो अगर आ रही है तो वो एंड पर होनी चाहिए, वो कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, वो कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है, तो ये एशेलन फॉर्म में है। अगर हम इसको देखें तो लीडिंग ज़ीरो इसमें कोई भी नहीं आ रहा, तो अगली रो में कम से कम 1 लीडिंग ज़ीरो आना चाहिए था, यहाँ पर 2 लीडिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं। इससे अगली रो में कम से कम 2 से ज़्यादा यानी 3 लीडिंग ज़ीरोज़ तो एटलीस्ट आने चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि वाकई 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एशेलन फॉर्म में है। ज़ीरो रो अगर होती तो एंड पर होनी चाहिए थी, वो कोई नहीं, उस पॉइंट को छोड़ दें। लीडिंग एंट्री हर रो की 1 होनी चाहिए, वो 1 है, तो ये भी एशेलन फॉर्म में है। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी इसी तरह से इन कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है और ये भी एशेलन फॉर्म में है। अगर हम इसको देखें तो ये भी इसी तरह से एशेलन फॉर्म में है, क्योंकि जितनी कंडीशंस मैंने बताई हैं वो सब फुलफ़िल हो रही हैं इस मैट्रिक्स में भी। अब हम देखते हैं कि रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म क्या होती है। देखिए रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म के अंदर जस्ट आपने एक पॉइंट को माइंड में रखना है, और वो पॉइंट ये है रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म के लिए कि जिस रो में भी लीडिंग एंट्री आ रही है उस कॉलम की रिमेनिंग तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एशेलन फॉर्म में देखिए, रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म के लिए देखिए कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एशेलन फॉर्म में होना चाहिए। एशेलन फॉर्म में आ जाने के बाद रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में तब कहलाएगा मैट्रिक्स के जब हर रो की लीडिंग एंट्री के कॉलम में आने वाली तमाम एंट्री ज़ीरो हों। इस रो की लीडिंग एंट्री है 1, इसके कॉलम में आने वाली बाकी एंट्रीज़ हैं 0। इस रो की लीडिंग एंट्री है 1, इसके कॉलम में आने वाली बाकी तमाम एंट्रीज़ को होना चाहिए था 0। आप देख रहे हैं कि ऊपर 0 नहीं है, इस वजह से ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज़ नॉट इन रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। अगर हम इसको देखें तो ये लीडिंग एंट्री है, इसके कॉलम में आने वाली बाकी सब एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, वो बाकी 0 हैं। ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसके कॉलम में आने वाली बाकी सब एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए था, वो 0 नहीं है। तो ये भी एशेलन फॉर्म में तो है लेकिन रिड्यूस्ड एशेलन में नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये तो एशेलन फॉर्म में ही नहीं है, लिहाजा इसको रिड्यूस्ड एशेलन का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता, लिहाजा इसको तो वैसे ही आप कैंसिल कर दें। मैट्रिक्स का एशेलन फॉर्म में आ जाने के बाद रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में देखना, वो उसके लिए ये पॉइंट देखना होता है। तो आप पहले देख रहे हैं कि ये एशेलन फॉर्म में नहीं है, तो आप इसके आगे इसको रिड्यूस्ड की बात नहीं करोगे।
अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो अगेन ये भी एशेलन फॉर्म में नहीं है, इसलिए रिड्यूस्ड एशेलन की बात नहीं करते। इसको देख लेते हैं कि ये एशेलन फॉर्म में तो है, क्या अब ये रिड्यूस्ड एशेलन में है? तो आप देख रहे हैं कि इसके ये जो फर्स्ट रो के अंदर लीडिंग एंट्री है वो 1 है, तो इसके कॉलम की तमाम एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, तो कॉलम की एंट्री 0 है। इसकी लीडिंग एंट्री सेकंड रो की 1 है, तो इसके कॉलम में आने वाली बाकी सब एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, वो 0 है। और इसके बाद तो कोई लीडिंग एंट्री इस रो में इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, तो ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में है। सो हमने इसको कह देना है कि दिस मैट्रिक्स इज़ इन रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। अगर हम इसको देखें तो एशेलन फॉर्म में तो है, क्या अब ये रिड्यूस्ड एशेलन में है? तो उसके लिए आपने ये देखना है कि हर रो में आने वाली लीडिंग एंट्री के बाकी कॉलम के अंदर तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए। तो लीडिंग एंट्री 1 है, इसके कॉलम की बाकी एंट्री 0 हैं। इधर लीडिंग एंट्री 1 है और इसके कॉलम की बाकी एंट्री 0 हैं। इस रो की लीडिंग एंट्री 1 है और इसके कॉलम में आने वाली सारी एंट्री 0 हैं। तो इसका मतलब है ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में है। अब अगर हम इसको देखें तो ये एशेलन फॉर्म में तो है, क्या ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में है या नहीं है? इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसके कॉलम की बाकी एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, वो ठीक है। इसकी सेकंड रो में लीडिंग एंट्री 1 है, इसके कॉलम की बाकी एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, वो 0 नहीं है, इसलिए ये रिड्यूस्ड एशेलन में नहीं है, सिर्फ एशेलन में है। अगर हम इसको देखें तो इसकी लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की 1 है, इसके कॉलम की तमाम एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसकी लीडिंग एंट्री सेकंड रो की 1 है, इसके कॉलम की तमाम एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, वो 0 है। इसकी इस रो में आए तो इसमें लीडिंग एंट्री 1 है, इस 1 की तमाम एंट्रीज़ को बाकी कॉलम की एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, वो वाकई 0 है। तो ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में है। तो इस तरह करके हम अब ये अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं कि कौन सा मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में, कौन सा मैट्रिक्स रिड्यूस एशेलन फॉर्म में और कौन सा मैट्रिक्स दोनों ही फॉर्म्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने की जानिब। देखिए, तो उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट है कि जब मैट्रिक्स रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया जाता है, कोई भी मैट्रिक्स जिसको आप रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करवा लें, तो आप उसका रैंक बताते हुए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करोगे। आफ्टर कन्वर्टिंग द गिवन मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ आर कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हम देखें तो ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करवाएं तो इस लीडिंग एंट्री के ऊपर हमें 0 बनाना पड़ेगा। ये 0 बन जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ 2 आ रही होंगी, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। अगर आप वैसे रैंक फाइंड आउट करना चाहें तो आप एशेलन फॉर्म के ज़रिए से भी रैंक फाइंड कर सकते हैं, रिड्यूस एशेलन फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। एशेलन फॉर्म में ये है, आप इसमें देख रहे हैं नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं, तो इसका रैंक 2 है। आप अगर इस केस में देखें तो नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो पहली तो बात है ये एशेलन फॉर्म में है, उसके बाद इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हैं, तो आप इसको कह देंगे कि ये इसका रैंक 3 है। इसी तरह से आप इसमें देखें तो ये तो एशेलन फॉर्म में ही नहीं है, इसको तो छोड़ दें। अगर आप इस केस में देख लें तो ये भी एशेलन फॉर्म में नहीं है, अगर इसको देखें तो ये एशेलन फॉर्म में है। अब एशेलन फॉर्म में आ जाने के बाद अगर आप इसका देख रहे हैं तो इसकी जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो 2 हैं, सो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 के इक्वल होगा। इसी तरह से आप इस मैट्रिक्स में देखिए तो इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ आफ्टर कन्वर्टिंग दिस मैट्रिक्स, अगर आप इनटू रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट कीजिए तो वो 3 है, तो आप कहेंगे कि इसका रैंक 3 है। अगर आप इस केस में आते हैं तो आप देख रहे हैं कि नॉन ज़ीरो रोज़ एशेलन फॉर्म में ये है, रिड्यूस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, इसके ऊपर 2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर 2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में है, आप इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करें वो 3 हैं, इसका रैंक 3 है। अगर आप इस केस में देखें तो ये एशेलन फॉर्म बल्कि रिड्यूस एशेलन फॉर्म में भी है, तो आप इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करें तो वो 3 हैं, सो इसका रैंक 3 है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए आपने इन मैट्रिसेस का रैंक फाइंड करना है, तो उसके लिए तरीका देख लीजिए कि फ़र्स्ट एंट्री को आपने 1 बनाना है। अगर पहले से 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है 1 तो आप उसको किसी भी तरह से 1 बनाओगे। उसके बाद आपने इस 1 के नीचे 2 ज़ीरोज़ बनाने हैं इस 1 की हेल्प से।
उसके बाद आपने इसको 1 बनाना है और इस 1 के नीचे और ऊपर ज़ीरोज़ बनाने हैं। उसके बाद आपने इस एंट्री को 1 बनाना है और इसके ऊपर ज़ीरोज़ बनाने हैं। और ऐसा करते करते अगर कोई एक रो मुकम्मल ज़ीरो हो जाती है, जो कि अगर हो तो फिर वो लास्ट में ज़ीरो होती है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उस केस में उसका रैंक 2 हो जाएगा, यानी नॉन ज़ीरो रोज़ 2 होंगी तो फिर रैंक 2 हो जाएगा। आपने ये फॉर्म जनरेट करते हुए, यानी एशेलन या रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाते बनाते अगर आपके पास कोई एक रो ज़ीरो हो जाती है या 2 रो ज़ीरोज़ हो जाती हैं, तो फिर आपने नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट कर लेना कि वो कितनी है, वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनाते हैं, फिर इसको 1 बनाते हैं, फिर इसके ऊपर और नीचे ज़ीरोज़ बनाते हैं, फिर इसको 1 बनाते हैं और इसके ऊपर ज़ीरोज़ बनाते हैं। ऐसा करते करते देखते हैं कि अगर हमारे पास कितनी रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो बच जाती हैं, वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि फ़र्स्ट पार्ट पर मैंने उसी तरह से जिस तरह से आपको बताया कि 1 के नीचे आपने ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो आप देखिए इसको ज़ीरो करने के लिए आपने किस रो को ज़ीरो करना है, इसमें आप देखिए आपने रो 2 को ज़ीरो करना है, रो 1 की हेल्प से करना है। तो आप लिखेंगे R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 3R1। हमने ये 2 ऑपरेशंस लिखे, ये 2 ज़ीरोज़ बन गए। बाकी सारी रोज़ पर जिस तरह से ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है हमने लिख दिया। अब अगर आप देखिए तो इसको आपने 1 बनाना है, -1/4 R2 कर दिया जाए, पूरी रो को -1/4 कर दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि ये 1 बन रहा है -1/4 R2 करने से। अब 1 के नीचे अगर आप ज़ीरो बनाना चाहें तो आप R3 को ज़ीरो कर रहे हो, इस 1 यानी R2 में आने वाले 1 की मदद से कर रहे हो। तो R3 को पहले लिखोगे जिसको ज़ीरो करना है, और R2 को बाद में लिखोगे जिसकी हेल्प से करना है। और 8 का एडिटिव इन्वर्स -8 होता है, तो -8 लिख दिया। सो R3 माइनस 8 R2, ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 8 - 8 हो गया, -2 और इससे मल्टीप्लाई होकर वो ये आपके पास फाइनल शेप ले रहा है और ये भी ऐसे आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनने के बाद इस 1 के नीचे हमने ज़ीरो बना लिया। अब ऊपर ज़ीरो अगर मैं साथ ही बना लेता तो वो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म बन जाती, लेकिन मैंने बताया आपको कि कुछ राइटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि आप एशेलन फॉर्म के थ्रू भी रैंक बता सकते हैं। सो मुझे इसके ऊपर ज़ीरोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 रो ऑपरेशंस वगैरह कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो तब भी ठीक है। तो अब मैं अगर इस 1 के बाद इसका नंबर आता था कि इधर जो भी नॉन ज़ीरो रो आ रही है, इसके अंदर जो भी लीडिंग एंट्री आ रही है, लीडिंग एंट्री इसमें -8 आ रही है, इसको अगर हम 1 बनाएं तो ये देखिए कि -1/8 R3 करेंगे, ये लीडिंग एंट्री 1 बन गई। अगर आप इसको देखें तो ये एशेलन फॉर्म में है, क्योंकि फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, तो सेकंड रो में कम से कम एक ज़ीरो आना चाहिए, वो आ रहा है। उससे अगली रो में एक ज़ीरो से ज़्यादा यानी 2 ज़ीरोज़ कम से कम आने चाहिए, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो हमने लिख दिया कि दिस इज़ एशेलन फॉर्म। अब अगर आप इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करें तो वो 3 हैं, तो अगर नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हैं तो फिर रैंक भी 3 होगा। तो अगर नॉन ज़ीरो रोज़ 2 होती, ये फ़र्ज़ कर लें पूरी रो ज़ीरो हो जाती, तो हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 के इक्वल है। अब ये रैंक क्यों फाइंड करते हैं, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी ज़रूरत क्या होती है। फ़िलहाल हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड आपका होमवर्क है। तो अब आप देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको टोटल यहाँ पर 4 रोज़ और 5 कॉलम्स दिए गए हैं, 4x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपने इसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि अगर आप फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना चाहो तो आपके पास एक तरीका ये है कि 1/3 R1 कर दें, तो ये तो 1 बन जाएगा, ये सारे फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप फ्रैक्शन से जिस हद तक बच सकते हैं बचें, ताकि उस 1 की हेल्प से जब आप इन सब को ज़ीरो करना चाहेंगे तो वो जो यहाँ पर सारी फ्रैक्शंस आ रही होंगी वो इनके साथ जब सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही होंगी तो उस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आप क्या करें कि आप इस 1 को यूज़ कर लें, आप इसको बिल्कुल टॉप पर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ। तो आप जानते हैं कि R12 यानी फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि मैट्रिसेस में रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज कर देने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लिहाजा हमने ये कर दिया। और बाहर माइनस साइन भी नहीं लगाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में लगाना होता है लेकिन मैट्रिसेस में नहीं लगता। अब इस 1 की हेल्प से इससे और इससे ज़ीरो करना है, तो आप देख रहे हैं कि कोई फ्रैक्शन नहीं बन रही होगी। तो हमने जब ये सब कुछ किया तो अब देखिए कि हमने क्या किया, इसको ज़ीरो करना है, आप लिखें जी R2 को ज़ीरो करना है, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 -3 होता है, यहाँ पर लिख दें। अब आप R4 को ज़ीरो करना चाह रहे हो, सॉरी अब आप R3 को ज़ीरो करना चाह रहे हो,
R1 की हेल्प से करना चाह रहे हो और क्या करो -2 कर दो। उसके बाद आप R4 को 0 कर रहे हो, R1 की हेल्प से कर रहे हो और क्या करो -2 कर दो। तो ये आपके पास रो ऑपरेशन से अप्लाई हो रहे हैं और ये सारी एंट्रीज़ आप देख रहे हैं कि ज़ीरोज़ हो रही हैं, तो ये सब ज़ीरोज़ हो गए। अब देखिए कि आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसको 1 बनाने के लिए -1/7 R2 कर दो। -1/7 R2 करने से ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये सारी फ्रैक्शंस आ जाएंगी। उससे बेहतर ये है कि आप इस 1 को यूज़ कर लो, इसको इधर और इसको इधर लिख दो। तो आपके पास ये रो ऑपरेशन जो आप लगाएंगे उसके मुताबिक देखिए, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 -1 -3 -2। आप इसको ऊपर और इसको नीचे लेकर आ रहे हो तो क्या लिखोगे 0 1 0 3 7। उसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगी 0 -1 6 8 और 9, और ये नीचे आ जाएगी 0 -7 6 9 और 5। ये आपने क्या कर दिया R2 4 कर दिया, यानी आपने रो 2 और 4 को इंटरचेंज कर दिया। तो अब ये आपके पास 1 बन रहा है, बजाय कि आप इसको -1/7 R2 करें तो उसके थ्रू फ्रैक्शन बन जाएगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। आपने दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर दिया, R2 4 करने से आपके पास ये 1 आ रहा है। अब मैंने इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। तो एक तो R2 को सिंपली R3 में ऐड कर दूँ तो लिखूँगा R3 + R2, मैंने लिख दिया R3 + R2। फिर अगर मैं इसको हेल्प से इसको 0 करना चाहता हूँ तो R4 पहले लिखी जाएगी और इसका -7 का एडिटिव इन्वर्स +7 होता है, तो +7 R2 कर दिया जाएगा। तो अब आपने यही काम किया, तो आप देख रहे हो कि ये 0 और ये 0 ये बन चुके हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आप 1/6 R4 कर दें। अगर देखिए 1/6 R4 मैं करता हूँ तो ये सारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं 1/6 R3 कर देता हूँ तो ये तो 1 बनेगा ये, लेकिन ये 11/6 और ये 16/6 आ जाएगा, यानी 2 फ्रैक्शंस आ जाएंगी। और जब मैं उसकी हेल्प से इसको 0 करने लगूंगा या 1 करने लगूंगा तो उस वक्त मेरे लिए फिर अगेन कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने ये किया कि मैंने इसको 1 बनाना था या इसको 1 बनाना था। मैंने इसको 1 बना दिया क्योंकि ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है और ये भी 6 से डिविजिबल है, तो मैंने 1/6 R4 कर दिया। इससे ये सारी फ्रैक्शंस से भी बच गया। अब इसको ऊपर और इसको नीचे लिख दें तो ऐसा करने पर आप देख रहे हैं कि ये 1 ये 1 ये 1 बन रहा है, इसके अंदर एक 0 आ रहा है, इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब इस 1 की हेल्प से आप इसको 0 करना चाह रहे हो, फ्रैक्शन भी अभी तक कोई नहीं आई है। इस 1 की हेल्प से आप इसको 0 करो तो आप R4 को 0 कर रहे हो, R3 की हेल्प से कर रहे हो, और -6 करोगे तो हो जाएगा। तो आपने ये ऑपरेशन लिखा, 6 - 6 ये 0 हो रहा है, और बाकी अकॉर्डिंगली ऑपरेशन अप्लाई कर दिए तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब उसके बाद देखिए, तो आपने इस एंट्री को 1 करना है। इस एंट्री को 1 करने के लिए -1/19 R4 कर दें। -1/19 R4 कर दिया, ये एंट्री 1 हो गई। अब ये मैट्रिक्स इस वक्त एशेलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। इनके ऊपर ज़ीरोज़ बना लें तो तब भी ठीक है, लेकिन रैंक पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप इसको डायरेक्टली रैंक बताने के लिए एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेने के बाद नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट कर लो। तो नॉन ज़ीरो यहाँ पर 4 रोज़ हैं, तो आप कहोगे रैंक इज़ 4। आई थिंक कि आपको ये सारा क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। आपने इसका सेकंड पार्ट खुद करना है और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.5 लास्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद आपका जब अच्छी तरह से इन पर होल्ड हो जाएगा तो हम 3.5 के अंदर जब रोज़ और कॉलम ऑपरेशन और एशेलन और रिड्यूस एशेलन फॉर्म को उसको अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हुई होगी। सो आप कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से ख़ुद से प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत अच्छी तरह से पेपर के अंदर बहुत क्विकली ऑपरेशन अप्लाई करते हुए अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।